नमस्कार, बहुत बहुत स्वागत है आप सभी का हमारे इस विशेष कार्यक्रम में। मैं हूं निखिल सिंह। 12 साल एक ऐसा सफर जिसने भारत की दिशा और दशा दोनों को एक नई गति दी है। गांव से शहर तक, गरीब कल्याण से डिजिटल क्रांति तक और सीमाओं की सुरक्षा से दुनिया के बड़े मंचों पर भारत की बढ़ती भूमिका तक। बीते एक दशक में कई ऐसे ऐतिहासिक फैसले हुए जिन्होंने करोड़ों लोगों के जीवन को सीधे तौर पर बदला है। इस विशेष कार्यक्रम में आज हम बात करेंगे उन पहलों, उन बदलावों और उन उपलब्धियों की जिन्होंने नए भारत की सशक्त नींव रखी। एक वक्त ऐसा भी था जब सरकारी मदद और आम आदमी के बीच बिचौलियों की एक लंबी दीवार हुआ करती थी। गरीब के लिए पक्का घर, रसोई में गैस और बीमारी में इलाज महज एक सपना था। लेकिन बीते 12 वर्षों में तकनीक और संकल्प के मेल ने इस तस्वीर को बुरी तरह से बदल दिया है। एक दौर था जब सरकारी योजना का मतलब था लंबा इंतजार, सिफारिश और सिस्टम पर कम भरोसा। देश के करोड़ों लोग बैंकिंग से बाहर थे। सरकारी मदद बीच रास्ते में अटक जाती थी। रसोई धुएं से भरी थी। इलाज महंगा था और पक्का घर सिर्फ सपना। लेकिन पिछले 12 वर्षों में सुशासन को सीधे आम आदमी से जोड़ने की कोशिश हुई। योजनाओं को फाइलों के जाल से निकालकर धरातल पर उतारने का संकल्प शुरू हुआ। बैंक खाते से लेकर इलाज तक, रसोई से लेकर आवास तक, अब सरकारी योजनाओं ने आम आदमी की जिंदगी बदल दी है। उन्हीं योजनाओं में से एक है प्रधानमंत्री गरीब कल्याण अन्न योजना। कोविड के दौरान जब पूरी दुनिया एक बड़े संकट से गुजर रही थी, उसी समय इस योजना को लागू किया गया। इस योजना के तहत आज 81 करोड़ से अधिक लोगों को मुफ्त राशन मिल रहा है। इसी बदलाव की कड़ी में एक और बड़ी पहल रही प्रधानमंत्री जन धन योजना। एक ऐसी पहल जिसने करोड़ों लोगों को पहली बार बैंकिंग व्यवस्था से जोड़ा। एक दशक से पहले तक देश के करोड़ों गरीब, ग्रामीण और हाशिए पर खड़े लोगों के लिए बैंकिंग सुविधाओं तक पहुंच बेहद मुश्किल थी। 28 अगस्त 2014 में शुरू हुई प्रधानमंत्री जन धन योजना ने इस तस्वीर को बदलने की कोशिश की। 2015 में जहां जनधन खातों की संख्या करीब 14 करोड़ 72 लाख थी, वहीं 29 अप्रैल 2026 तक 58 करोड़ 16 लाख से ज्यादा लोग जनधन खाते से जुड़ चुके हैं। इन खातों में कुल जमा राशि 3,02,000 करोड़ रुपए से ज्यादा पहुंच चुकी है। सबसे खास बात, इन खातों में करीब 56% खाते महिलाओं के हैं, जिसने वित्तीय व्यवस्था में महिलाओं की भागीदारी को नई ताकत दी। गिनीज वर्ल्ड रिकॉर्ड्स ने भी इस अभियान को रिकॉर्ड उपलब्धि माना। प्रधानमंत्री जनधन योजना के तहत एक सप्ताह में 1 करोड़ 80 लाख से ज्यादा बैंक खाते खोलने का रिकॉर्ड दर्ज किया गया। जनधन योजना के तहत देश में 55 करोड़ गरीबों के बैंक खाते खोले गए। जिनको कभी बैंक का दरवाजा देखने का सौभाग्य नहीं मिला था, ऐसे 55 करोड़ लोगों के खाते, ये मोदी को जब से आपने काम करने का अवसर दिया ना, मैं ये काम कर रहा हूं। वहीं उज्ज्वला योजना ने महिलाओं की जिंदगी में बड़ा बदलाव लाने का काम किया। धुएं वाले चूल्हों से मुक्ति मिली और रसोई तक एलपीजी की पहुंच बढ़ी। मई 2016 में शुरू हुई प्रधानमंत्री उज्ज्वला योजना ने 1 मई 2026 को अपने 10 साल पूरे किए। इस योजना का मकसद गरीब परिवारों की महिलाओं को बिना जमा राशि के एलपीजी कनेक्शन उपलब्ध कराना था। आज देश भर में 10 करोड़ 54 लाख से ज्यादा परिवारों तक उज्ज्वला योजना की पहुंच हो चुकी है। अंतर्राष्ट्रीय ऊर्जा एजेंसी यानी IEA ने भी उज्ज्वला योजना को महिलाओं के स्वास्थ्य और पर्यावरण के लिए बड़ी उपलब्धि बताया है। वहीं WHO ने भी स्वच्छ ईंधन की दिशा में भारत के प्रयासों की सराहना की थी। गरीब और जरूरतमंद परिवारों के इलाज को आसान बनाने के लिए 23 सितंबर 2018 को आयुष्मान भारत योजना शुरू की गई। इसे दुनिया की सबसे बड़ी स्वास्थ्य बीमा योजना कहा जाता है, क्योंकि इसके दायरे में करोड़ों गरीब और निम्न आय वर्ग के परिवार शामिल हैं। इस योजना के तहत पात्र परिवारों को हर साल 5 लाख रुपए तक का कैशलेस इलाज मिलता है। अब तक 44 करोड़ से ज्यादा आयुष्मान कार्ड जारी किए जा चुके हैं। वहीं 86 करोड़ 30 लाख से ज्यादा आभा हेल्थ ID बनाई गई है।
इतना ही नहीं, पिछले एक दशक में पक्का घर करोड़ों गरीब परिवारों के लिए सुरक्षा, सम्मान और बेहतर जिंदगी की नई शुरुआत बना। 1 अप्रैल 2016 को प्रधानमंत्री आवास योजना ग्रामीण की शुरुआत हुई। ग्रामीण योजना के तहत लगभग 3 करोड़ घर बनाए जा चुके हैं। वहीं प्रधानमंत्री आवास योजना शहरी 25 जून 2015 को शुरू की गई। इसके तहत अब तक 1 करोड़ 25 लाख से ज्यादा घरों को मंजूरी दी गई है, जबकि 97,30,000 से ज्यादा घर लाभार्थियों को सौंपे जा चुके हैं। इतना ही नहीं, 2019 में शुरू हुआ जल जीवन मिशन हर ग्रामीण घर तक नल से सुरक्षित पेयजल पहुंचाने का लक्ष्य लेकर आगे बढ़ रहा है। अब तक करीब 81% ग्रामीण घरों में नल कनेक्शन उपलब्ध कराया जा चुका है। 12 साल का ये सफर सिर्फ आंकड़ों का खेल नहीं, बल्कि करोड़ों भारतीयों की जिंदगी बदलने वाली कहानी है। देश ने सामाजिक परिवर्तन और सांस्कृतिक पुनर्जागरण का दौर भी देखा है। बात चाहे नारी शक्ति के नेतृत्व की हो, युवाओं के कौशल और खेल के मैदान में तिरंगा लहराने की हो, या फिर सदियों पुरानी सांस्कृतिक विरासत को सहेजने की। आज भारत अपनी जड़ों पर गर्व करते हुए आधुनिकता की ओर बढ़ रहा है। पिछले 12 वर्षों में भारत की नारी शक्ति देश के विकास की अग्रदूत बनी है। राजनीति, सेना और विज्ञान से लेकर गांवों में ड्रोन उड़ाने तक हर क्षेत्र में महिलाओं की भूमिका मजबूत हुई है। उज्ज्वला योजना के 10 करोड़ से अधिक गैस कनेक्शन और स्वच्छ भारत मिशन के तहत 12 करोड़ से ज्यादा शौचालयों ने उन्हें सुरक्षा और सम्मान दिया, तो मुद्रा योजना के कुल 57 करोड़ से अधिक ऋणों में से 38 करोड़ से ज्यादा खाते अकेले महिला उद्यमियों के हैं। वहीं ग्रामीण इलाकों में 3 करोड़ 7 लाख से अधिक लखपति दीदी ग्रामीण महिलाओं की बढ़ती आर्थिक आत्मनिर्भरता की नई तस्वीर बन चुकी हैं। और नमो ड्रोन दीदी जैसी पहल अब गांवों की महिलाओं को आधुनिक कृषि तकनीक से भी जोड़ रही है। आज सशस्त्र बलों में तैनात करीब 11,000 महिला अधिकारी भी देश का गौरव बढ़ा रही हैं। महिला नेतृत्व को संस्थागत मजबूती देने के लिए सरकार 2023 में नारी शक्ति वंदन अधिनियम लेकर आई, जिसके तहत लोकसभा और विधानसभाओं में महिलाओं के लिए 33% आरक्षण का प्रावधान किया गया। हालांकि इसे 2029 के लोकसभा चुनाव से लागू करने के उद्देश्य से लाए गए 131वें संविधान संशोधन विधेयक को विपक्ष के विरोध के चलते 2/3 बहुमत नहीं मिल सका। देश की प्रगति को युवाओं के नए आत्मविश्वास से और गति मिली है। स्किल इंडिया मिशन के माध्यम से 6 करोड़ से अधिक युवाओं को प्रशिक्षित किया गया है, तो वहीं पीएम सेतु योजना के तहत 60,000 करोड़ के निवेश से ITI को आधुनिक बनाया जा रहा है। उच्च शिक्षा के क्षेत्र में अभूतपूर्व विस्तार हुआ है। एम्स की संख्या 7 से बढ़कर 20, IIT 16 से बढ़कर 23 और IIM 13 से बढ़कर 21 हो चुके हैं। पिछले 12 वर्षों में सामाजिक बदलाव के साथ भारत की सांस्कृतिक पहचान और विरासत को लेकर भी नया आत्मविश्वास देखने को मिला है। वाराणसी में काशी विश्वनाथ कॉरिडोर से लेकर अयोध्या में भव्य राम मंदिर निर्माण तक विकास भी विरासत भी के मंत्र पर कई बड़े प्रोजेक्ट सामने आए। इन परियोजनाओं के बाद बड़ी संख्या में श्रद्धालु और पर्यटक धार्मिक स्थलों तक पहुंच रहे हैं। अपनी विरासत को सहेजने के साथ साथ भारत दुनिया के अलग अलग देशों से अपनी खोई हुई सांस्कृतिक धरोहरों को भी वापस ला रहा है। साल 2014 से अब तक कूटनीतिक प्रयासों के जरिए 666 प्राचीन और ऐतिहासिक कलाकृतियां स्वदेश लाई जा चुकी हैं, जिनमें चोल काल के शिव नटराज और विजयनगर काल के संत सुंदरार जैसी दुर्लभ प्रतिमाएं शामिल हैं। हाल ही में प्रधानमंत्री मोदी की नीदरलैंड यात्रा के दौरान चोल काल की प्राचीन ताम्र पट्टिकाएं भी भारत को वापस सौंपी गईं। वहीं यूनेस्को की विश्व धरोहर सूची में भारत के 44 स्थल शामिल हो चुके हैं, जिनमें हाल ही में मराठा सैन्य लैंडस्केप को भी जोड़ा गया है। इन 12 वर्षों में बदलाव की कहानी सिर्फ योजनाओं या आंकड़ों की नहीं रही, बल्कि सोच और आत्मविश्वास में बदलाव की भी है। एक वक्त था जब भारत अक्सर आतंकी हमलों के बाद रक्षात्मक रुख में नजर आता था। सीमाओं पर तनाव था, कश्मीर आतंकवाद से जूझ रहा था, नक्सलवाद
देश के बड़े हिस्से को अपनी गिरफ्त में लिए हुआ था और नॉर्थ ईस्ट हिंसा और अलगाववाद की खबरों के लिए चर्चा में रहता था। लेकिन पिछले 12 वर्षों में भारत की सुरक्षा नीति बदली है। अब पड़ोसी देश की नापाक हरकतों का जवाब उसी की भाषा में दिया जाता है। यह नया भारत है, यह घर में घुस कर मारता है। पिछले 12 वर्षों में भारत की सुरक्षा नीति में सबसे बड़ा बदलाव दिखा है आतंकवाद के खिलाफ रवैये में। सरकार ने साफ संदेश दिया कि आतंकवाद और बातचीत साथ साथ नहीं चल सकते। आंकड़े इस बात की गवाही दे रहे हैं। साल 2004 से 2014 के बीच कश्मीर में जहां 7,217 आतंकवादी घटनाएं हुई थी, वहीं 2015 से 2025 के बीच इनमें 70% की भारी कमी आई। बड़ी बात यह है कि बदलाव सिर्फ आंकड़ों में नहीं है, जवाब देने का तरीका भी बदला है। 2016 में उरी हमला हुआ तो भारत ने नियंत्रण रेखा पार कर सर्जिकल स्ट्राइक की। 2019 में पुलवामा हमला हुआ तो बालाकोट एयर स्ट्राइक के जरिए आतंकी ठिकानों पर प्रहार किया गया। भारत की इस नई सुरक्षा नीति का सबसे अचूक और ताजा प्रमाण है ऑपरेशन सिंदूर। 2025 में पहलगाम में 26 निर्दोष लोगों की हत्या के बाद भारत ने ऑपरेशन सिंदूर चलाकर पाकिस्तान और पीओके में आतंकी ठिकानों को निशाना बनाया। भारत की कार्रवाई इतनी सटीक थी कि पाकिस्तान को सीज फायर की गुहार लगानी पड़ी। लेकिन इस बार भारत का प्रहार सिर्फ सैन्य नहीं बल्कि कूटनीतिक और आर्थिक भी था। भारत ने तत्काल प्रभाव से 1960 की सिंधु जल संधि को स्थगित कर दिया। भारत ने तय कर लिया है, खून और पानी एक साथ नहीं बहेंगे। कभी देश के लिए नासुर बना नक्सलवाद अब पूरी तरह से खत्म हो चुका है। आंकड़ों के मुताबिक जहां 2014 में नक्सलवाद से अति प्रभावित जिलों की संख्या 35 थी, वहीं साल 2026 की शुरुआत के साथ ही ये संख्या अब 0 हो चुकी है। हमने लक्ष्य किया था कि 31 मार्च को नक्सल मुक्त करेंगे। मैं पूरी व्यवस्था होने के बाद देश को भी सूचित करूंगा, मगर मैं ऐसा बोल सकता हूं, धड़ल्ले से बोल सकता हूं कि हम नक्सल मुक्त हो गए हैं। ऐसा कहने में कोई तकलीफ नहीं। सरकार की रणनीति सिर्फ सुरक्षा कार्रवाई तक सीमित नहीं रही। जिन इलाकों में पहले नक्सलियों का दबदबा था, वहां अब सड़कें बन रही हैं, मोबाइल टावर खड़े हो रहे हैं, स्कूल और स्वास्थ्य केंद्र खुल रहे हैं। दूर दराज के गांवों तक बिजली और पेयजल पहुंचाने का काम तेज हुआ है। कभी नक्सली हिंसा का गढ़ रहे इलाकों में बाजार देर रात तक खुलने लगे हैं और आम लोग खुलकर लोकतांत्रिक प्रक्रिया में हिस्सा ले रहे हैं। पूर्वोत्तर भारत, जो कभी उग्रवाद, बंद और हिंसा की खबरों से पहचाना जाता था, वहां भी बदलाव की कहानी लिखी गई। पिछले 12 वर्षों में नॉर्थ ईस्ट में 12 महत्वपूर्ण शांति समझौतों पर हस्ताक्षर हुए हैं। कई उग्रवादी संगठनों ने समझौते किए, हथियार छोड़े और मुख्य धारा में लौटे। नतीजा ये हुआ कि पूर्वोत्तर में हिंसक घटनाओं में 70% और नागरिक के जान गंवाने के मामले में 85% की भारी कमी आई है। सुरक्षा का ये नया मॉडल सिर्फ बंदूक और बारूद तक सीमित नहीं है। तकनीक और आत्मनिर्भरता अब इसकी नई ताकत बन रही है। मोबाइल से कुछ ही सेकंड में पेमेंट, छोटे शहरों से निकलते हुए स्टार्टअप्स, पटरियों पर दौड़ती हाई स्पीड ट्रेनें और मैन्युफैक्चरिंग की नई क्रांति। 12 वर्षों में भारत की अर्थव्यवस्था ने एक लंबा सफर तय किया है और यही वजह है कि आज भारत दुनिया की सबसे तेजी से बढ़ती अर्थव्यवस्थाओं में से एक है। पिछले 12 वर्षों में देश में लोगों की जिंदगी में बड़ा बदलाव आया है। मोदी सरकार ने न केवल लोगों का जीवन स्तर बदला है, बल्कि करीब 27 करोड़ लोगों को गरीबी रेखा से बाहर निकालने का ऐतिहासिक काम किया है। इसके पीछे सरकार की नीतियां और योजनाएं हैं, तो साथ ही है भारत की अर्थव्यवस्था में आए ऐतिहासिक और संरचनात्मक बदलाव। इन बदलावों का सीधा असर आम लोगों की जिंदगी से लेकर बड़े उद्योगों तक दिखाई दे रहा है।
2014 में सत्ता संभालने के बाद से ही मोदी सरकार तमाम आर्थिक सुधारों पर जोर दे रही है। इन तमाम सुधारों के दम पर भारत अब $5 ट्रिलियन की अर्थव्यवस्था बनने के करीब है। लगातार आर्थिक सुधारों और तेज विकास के दम पर बीते 12 वर्षों में भारत आज दुनिया की 5वीं सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था बन चुका है। भारत की औसत विकास दर दुनिया में सबसे तेज रही है। खास बात यह है कि कोविड और युद्ध की मंदी के बीच भी औसतन विकास दर 6.5 से 7% के बीच रही है। भारत को मैन्युफैक्चरिंग का ग्लोबल हब बनाने के लिए 2014 में शुरू हुई मेक इन इंडिया अर्थव्यवस्था को मजबूती दे रही है। इस पहल का सबसे बड़ा बदलाव इलेक्ट्रॉनिक्स और मोबाइल सेक्टर में देखने को मिला है। साल 2014-15 में देश में इलेक्ट्रॉनिक्स का कुल उत्पादन जहां 1.9 लाख करोड़ रुपए था, वहीं 2024-25 में 6 गुना से ज्यादा बढ़कर 11.3 लाख करोड़ रुपए हो गया। इलेक्ट्रॉनिक्स निर्यात करीब 38,000 करोड़ रुपए से बढ़कर 3.3 लाख करोड़ रुपए तक पहुंच गया। मोबाइल फोन उत्पादन में 0.18 लाख करोड़ रुपए से बढ़कर 5.5 लाख करोड़ रुपए तक पहुंच गया। लेकिन सबसे बड़ी कामयाबी मोबाइल निर्यात में मिली, जो मात्र 1500 करोड़ से बढ़कर 2 लाख करोड़ रुपए पर पहुंच गया। इस नई अर्थव्यवस्था की एक और शानदार तस्वीर है भारत का स्टार्टअप इकोसिस्टम। 31 मार्च 2026 तक देश में मान्यता प्राप्त स्टार्टअप्स की संख्या 2,23,000 को पार कर गई है, जिन्होंने देश में 23 लाख से ज्यादा प्रत्यक्ष रोजगार पैदा किए हैं। सबसे खास बात यह है कि इनमें से करीब 50% स्टार्टअप्स मेट्रो शहर से बाहर यानी टियर 2 और टियर 3 शहरों से आ रहे हैं। साल 2016 में लॉन्च हुआ यूनिफाइड पेमेंट्स इंटरफेस यानी यूपीआई आज भारत की डिजिटल लाइफलाइन बन चुका है। इसकी रफ्तार का अंदाजा इसी बात से लगाया जा सकता है कि वित्त वर्ष 2016-17 में जहां यूपीआई पर मात्र 2 करोड़ लेन देन हुए थे, वहीं वित्त वर्ष 2025-26 में ये आंकड़ा बढ़कर 24,162 करोड़ के पार पहुंच गया। यूएई, फ्रांस, सिंगापुर, नेपाल और श्रीलंका समेत कई देशों में भारत का यूपीआई शान से स्वीकार किया जा रहा है। देश के आर्थिक विकास को रफ्तार दे रहा है देश का आधुनिक इंफ्रास्ट्रक्चर। भारतीय रेलवे आज अपने इतिहास के सबसे बड़े आधुनिकीकरण के दौर से गुजर रही है। देश का कुल रेल नेटवर्क अब करीब 1,37,522 किलोमीटर तक पहुंच चुका है। मार्च 2026 तक 69,873 किलोमीटर रेल लाइन का विद्युतीकरण किया जा चुका है। आज पटरियों पर 160 से अधिक वंदे भारत ट्रेनें दौड़ रही हैं और देश के करीब 1300 रेलवे स्टेशनों को वर्ल्ड क्लास बनाया जा रहा है। रेलवे के साथ साथ देश का हाईवे नेटवर्क भी नए कीर्तिमान गढ़ रहा है। मार्च 2014 में जो राष्ट्रीय राजमार्ग नेटवर्क 91,287 किलोमीटर था, जो आज बढ़कर 1,46,572 किलोमीटर हो चुका है। देश में वर्ल्ड क्लास एक्सप्रेसवे और हाई स्पीड कॉरिडोर की लंबाई भी 93 किलोमीटर से बढ़कर 3,052 किलोमीटर हो गई है। डिजिटल पेमेंट की सुगमता से लेकर स्टार्टअप्स के हौसले तक और कारखानों में बनते सामान से लेकर एक्सप्रेसवे की रफ्तार तक पिछले 12 वर्षों में भारत ने आर्थिक आत्मनिर्भरता की एक नई कहानी लिखी है। मोबाइल से मिसाइल तक और चांद से चिप तक बीते 12 वर्षों में भारत ने विज्ञान और तकनीक के क्षेत्र में नई पहचान बनाई है। भारत अब सिर्फ तकनीक का बाजार नहीं, बल्कि नवाचार की उभरती ताकत बन चुका है। अगर पिछले 12 वर्षों की सबसे बड़ी तकनीकी उपलब्धि देखी जाए तो अंतरिक्ष के क्षेत्र में भारत की बढ़ती ताकत सबसे ऊपर नजर आती है। कभी सीमित संसाधनों से शुरू हुआ इसरो आज दुनिया की सबसे भरोसेमंद और किफायती अंतरिक्ष एजेंसियों में गिना जाता है। साल 2023 में जब भारत का चंद्रयान 3 चांद के दक्षिणी ध्रुवीय क्षेत्र के करीब सफलतापूर्वक उतरा तो भारत ऐसा करने वाला दुनिया का पहला देश बन गया। इसके तुरंत बाद सूर्य के रहस्यों को समझने आदित्य L1 मिशन रवाना हुआ, जिसने फरवरी 2025 में सूर्य के निचले वायुमंडल और सौर ज्वालाओं की अहम तस्वीरें दर्ज कर भारत को नई वैज्ञानिक पहचान दी। अंतरिक्ष में भारत का सफर लगातार जारी है। अब भारत 20,193 करोड़ रुपए के वित्तीय आवंटन वाले गगनयान कार्यक्रम के तहत पहली स्वदेशी मानव अंतरिक्ष उड़ान की तैयारी कर रहा है। लॉन्च सिस्टम से लेकर क्रू मॉड्यूल और सुरक्षा तंत्र तक कई अहम तकनीकी परीक्षण पूरे किए जा चुके हैं।
ग्रुप कैप्टन शुभांशु शुक्ला के अंतरिक्ष मिशन ने भारत की मानव अंतरिक्ष महत्वाकांक्षाओं को नई मजबूती दी है। 2014 के बाद निजी भागीदारी बढ़ने से देश में स्पेस स्टार्टअप्स की संख्या सिंगल डिजिट से बढ़कर 400 से ज्यादा हो चुकी है। इतना ही नहीं, 400 से अधिक विदेशी उपग्रहों को लॉन्च कर भारत की अंतरिक्ष अर्थव्यवस्था आज $9 अरब के आंकड़े को छू रही है। दुनिया जिस तकनीक को आने वाले समय का सबसे बड़ा गेम चेंजर मान रही है, भारत उस दौड़ में भी तेजी से कदम बढ़ा रहा है। भारत ने AI इम्पैक्ट समिट और अंतर्राष्ट्रीय मंचों के जरिए लगातार ये संदेश दिया है कि AI सिर्फ कुछ देशों तक सीमित न रहे, बल्कि उसका मॉडल सुरक्षित, लोकतांत्रिक और सभी देशों के लिए सुलभ होना चाहिए। स्टैनफोर्ड AI सूचकांक रिपोर्ट 2025 के अनुसार भारत करीब 33% वार्षिक भर्ती दर के साथ AI प्रतिभा प्राप्त करने में दुनिया में सबसे आगे है। यही नहीं, AI कौशल प्रसार में भारत वैश्विक स्तर पर शीर्ष देशों में शामिल है। स्टैनफोर्ड यूनिवर्सिटी के ग्लोबल AI वाइब्रेंसी टूल में भारत ऐसे शीर्ष 3 देशों में शामिल है जो AI प्रतिभा और बुनियादी ढांचे में उसकी बढ़ती मजबूती को दर्शाता है। मोबाइल हो, कार हो, मिसाइल हो, लैपटॉप हो या फिर AI सर्वर, आज की हर आधुनिक तकनीक की जान है सेमीकंडक्टर चिप। चिप निर्माण को बढ़ावा देने के लिए सरकार ने 2022 में सेमीकॉन इंडिया कार्यक्रम शुरू किया। महज 4 वर्षों में करीब 1,60,000 करोड़ रुपए के निवेश के साथ 10 सेमीकंडक्टर परियोजनाओं को मंजूरी दी जा चुकी है। इनमें से 2 प्लांट में उत्पादन भी शुरू हो चुका है। हाल ही में पीएम मोदी की नीदरलैंड यात्रा में भारत में सेमीकंडक्टर निर्माण को नई गति देने की दिशा में बड़ा कदम उठाते हुए ASML और टाटा इलेक्ट्रॉनिक्स के बीच एक अहम MOU पर हस्ताक्षर किए गए। गुजरात के धोलेरा में टाटा इलेक्ट्रॉनिक्स की आगामी सेमीकंडक्टर सुविधा की स्थापना और विस्तार में सहयोग करेगा। इस परियोजना को भारत की सेमीकंडक्टर मिशन के लिए महत्वपूर्ण उपलब्धि माना जा रहा है। इसी दिशा में भारत ने 2 सितंबर 2025 को विक्रम नाम की अपनी पहली स्वदेशी माइक्रो प्रोसेसर चिप दुनिया के सामने रखी। यानी लक्ष्य सिर्फ चिप खरीदना नहीं, बल्कि चिप बनाने की दौड़ में भी आगे बढ़ना है। तकनीक की इस बदलती तस्वीर का सबसे बड़ा असर देश की सुरक्षा पर दिख रहा है। रक्षा क्षेत्र में भारत आज आयातक से निर्यातक बनने की दिशा में ऐतिहासिक कदम बढ़ा चुका है। आंकड़े इस बड़े बदलाव की गवाही खुद देते हैं। वित्त वर्ष 2014-15 में भारत का स्वदेशी रक्षा उत्पादन जहां 46,429 करोड़ रुपए था, वहीं वित्त वर्ष 2024-25 में ये 224% के रिकॉर्ड बढ़त के साथ 1,50,590 करोड़ रुपए तक पहुंच गया है। भारत का रक्षा निर्यात जो 2014 में 1,000 करोड़ रुपए से भी कम था, वो वित्त वर्ष 2025-26 में 38,424 करोड़ रुपए तक पहुंच गया। चंद्रयान की कामयाबी से लेकर AI के संकल्प तक, UPI की ताकत से लेकर रक्षा निर्यात की बढ़ती रफ्तार तक, पिछले 12 सालों ने ये साबित कर दिया है कि भारत अब विज्ञान और तकनीक के क्षेत्र में किसी के पीछे चलने वाला देश नहीं है। दुनिया के बड़े और छोटे देशों के साथ भारत के रिश्तों और भूमिका दोनों में बड़ा बदलाव देखने को मिला है। G20 की अध्यक्षता से लेकर क्वाड, ब्रिक्स जैसे मंचों पर भारत ने अपनी कूटनीतिक मौजूदगी को नई मजबूती दी है और वैश्विक मुद्दों पर एक अहम आवाज बनकर उभरा है। पिछले 12 सालों में भारत की विदेश नीति का एक बड़ा लक्ष्य रहा दुनिया में भारत की भूमिका और प्रभाव को मजबूत करना। इसी दौरान भारत ने कई वैश्विक मंचों पर अपनी सक्रियता बढ़ाई। संयुक्त राष्ट्र, G20, ब्रिक्स और क्वाड जैसे मंचों पर भारत की मौजूदगी पहले से ज्यादा असरदार दिखी। भारत ने सौर ऊर्जा, आपदा प्रबंधन और स्वच्छ ईंधन जैसे क्षेत्रों में नई वैश्विक पहल शुरू करने में भी अहम भूमिका निभाई। साथ ही इंडिया मिडिल ईस्ट यूरोप इकोनॉमिक कॉरिडोर यानी IMEC जैसे बड़े प्रोजेक्ट के जरिए आर्थिक और रणनीतिक साझेदारी को भी नई दिशा देने की कोशिश हुई। अगर पिछले 12 सालों में भारत की वैश्विक कूटनीति का सबसे बड़ा प्रदर्शन देखा जाए तो वो है साल 2023 में भारत की G20 अध्यक्षता। दिल्ली के भारत मंडपम में आयोजित 18वें G20 शिखर सम्मेलन ने भारत की आयोजन और नेतृत्व क्षमता का लोहा मनवाया।
भारत के प्रयासों से ही अफ्रीकी संघ को G20 का स्थायी सदस्य बनाया गया, जिसने ग्लोबल साउथ को दुनिया के सबसे बड़े मंच पर हक दिलाया। रूस यूक्रेन युद्ध के कारण गहरे मतभेदों में बंटी दुनिया के बीच नई दिल्ली घोषणा पत्र को सर्वसम्मति से स्वीकार करना भारत की सबसे बड़ी कूटनीतिक जीत रही। पिछले 12 सालों में भारत ने एक खास रणनीति अपनाई, संतुलन की रणनीति। एक तरफ भारत क्वाड का हिस्सा बना, जिसमें अमेरिका, जापान और ऑस्ट्रेलिया के साथ हिंद प्रशांत क्षेत्र में सुरक्षा तकनीक, सप्लाई चेन और समुद्री सहयोग को मजबूत किया गया, तो दूसरी तरफ भारत ब्रिक्स में भी सक्रिय रहा, जहां बहुध्रुवीय विश्व व्यवस्था, ग्लोबल साउथ और विकासशील देशों के हितों की बात की गई। भारत आज दुनिया के उन देशों की मजबूत आवाज बन चुका है जिनकी चिंताओं को अक्सर अनदेखा कर दिया जाता था। इसी सोच के साथ भारत ने वॉइस ऑफ ग्लोबल साउथ शिखर सम्मेलन की कमान संभाली। जनवरी 2023, नवंबर 2023 और अगस्त 2024 में आयोजित इन सम्मेलनों में 100 से अधिक देशों ने हिस्सा लिया। कोविड महामारी के दौरान पूरी दुनिया संकट के दौर से गुजर रही थी, लेकिन इसी समय भारत ने वैक्सीन मैत्री पहल की शुरुआत की। जनवरी 2021 से भारत ने 99 देशों और 2 संयुक्त राष्ट्र संस्थाओं को 30 करोड़ से ज्यादा वैक्सीन पहुंचाई। कई देशों को मुफ्त में वैक्सीन दी गई। पिछले 12 वर्षों में महाशक्तियों और मित्र देशों के साथ भारत के द्विपक्षीय संबंध एक नए युग में प्रवेश कर चुके हैं। अमेरिका के साथ जहां रक्षा, तकनीक और व्यापार साझेदारी मजबूत हुई, वहीं रूस के साथ S-400, ब्रह्मोस और सुखोई 30 जैसे रक्षा उपकरणों के जरिए रक्षा साझेदारी और मजबूत हुई। आर्थिक मोर्चे पर भारत ने पिछले कुछ सालों में ब्रिटेन, UAE, ऑस्ट्रेलिया, मॉरिशस और EFTA देशों के साथ 9 से अधिक फ्री ट्रेड एग्रीमेंट्स किए, जबकि 2026 में इंडिया EU FTA भी संपन्न हुआ, जिसे $27 ट्रिलियन के बाजार के कारण मदर ऑफ ऑल डील्स तक कहा गया। इस बढ़ती कूटनीतिक पहुंच का ही परिणाम है कि साल 2014 से 2024 के बीच भारत ने दुनिया भर में 39 नए मिशन और वाणिज्य दूतावास खोले, जिससे भारत की वैश्विक पहुंच और मजबूत हुई। भारत की इसी साख और सेवा भावना का सम्मान आज पूरी दुनिया कर रही है। अब तक दुनिया के 32 देशों ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को अपने देश के सर्वोच्च नागरिक या राजकीय सम्मान से सम्मानित किया है। अलग अलग राजनीतिक सोच और विपरीत रणनीतिक हितों वाले देश भारत के साथ रिश्तों को लगातार मजबूत करते दिखें, तो ये इस बात का प्रमाण है कि 140 करोड़ भारतीयों की इच्छा शक्ति और भारत की बढ़ती ताकत को दुनिया अब सिर्फ देख ही नहीं रही, बल्कि स्वीकार भी कर रही है। तो ये थी बीते 12 वर्षों की वो कहानी जिसमें विकास, सुशासन, सुरक्षा, तकनीक, सामाजिक बदलाव और वैश्विक मंचों पर भारत की बढ़ती भूमिका की झलक दिखाई दी। बदलाव का यह सफर अभी भी जारी है। फिलहाल इस विशेष कार्यक्रम में बस इतना ही। हमारी पूरी टीम को दीजिए इजाजत। नमस्कार।